नीतीश का ड्रीम एनडीए को 2020 का विधानसभा चुनाव जिताएगा। नीतीश ने जनता से वादा कर दिया है कि अगली बार अगर जनता मौका देगी तो हर खेत में पानी पहुंचा देंगे। वो जो कमिटमेंट करते हैं वो उसको पूरा करते हैं। अगर उन्होंने अगर ये गांधी मैदान में कहा कि अगर मैं हर एक घर में बिजली नहीं पहुंचा दूंगा तो मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा, सुधार नहीं कर दूंगा, तो और उन्होंने करके दिखाया। तो ऐसे ही उन्होंने कहा है कि अगले चुनाव में अगर मौका मिलेगा तो हर एक खेत में पानी पहुंचा देंगे। और लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार बोल रहे हैं तो वो बिल्कुल हर एक खेत में पानी पहुंचा देंगे। नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बड़ा दावा किया है। नीतीश ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि जनता के बीच जाकर इस वादे को कार्यकर्ता घर घर जाकर पहुंचाएं। नीतीश कुमार ने सिर्फ वादा ही नहीं किया है बल्कि इस महत्वाकांक्षी योजना को अमली जामा पहुंचाने के लिए काम भी शुरू कर दिया है। तीसरे कृषि रोड मैप में कृषि कार्य के लिए अलग से फीडर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बिहार के कई जिलों में अलग से कृषि कार्य के लिए फीडर लगाया गया है, जिसकी मदद से किसान खेतों में पानी पटा रहे हैं। कृषि मंत्री प्रेम कुमार कहते हैं, हमारी सरकार का ड्रीम था हर घर में बिजली पहुंचे, तो अब हर खेत में पानी पहुंचे, ये सपना भी साकार होगा। आज जरूरत है किसानों को सिंचाई के लिए खेतों में पानी। हमारी सरकार की सोच है जा करके, और तीसरा कृषि रोड मैप हमने प्रावधान भी किया था कि आने वाले समय में जिस तरह हम कृषि फीडर के माध्यम से हर खेतों में बिजली पहुंचाने का काम किया जा रहा है, तो आने वाले वक्त में हर खेतों को पानी देने का जो सरकार की पहल है, इसका हम स्वागत करते हैं। हम निश्चित तौर पर आने वाले समय में सिंचाई के क्षेत्र में हमारे किसान आत्मनिर्भर बन सके। जाहिर है बिहार कृषि प्रधान राज्य है और बिहार में बड़ी आबादी खेती पर आश्रित रहती है, लेकिन बिहार के कई जिलों में खेती योग्य भूमि को पानी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से खेती पर बुरा असर पड़ता है। बिहार सरकार की इस कोशिश के बाद कई जिलों में कृषि कार्य के लिए फीडर लग गई है, जिससे किसान खेती कर रहे हैं। हर जगह बोरिंग का व्यवस्था, उसके बाद जो इलेक्ट्रिक जो आई है अभी एग्रीकल्चर, ये सब का व्यवस्था है। किसान संतुष्ट है, बहुत अच्छा लाभ जी है। जाहिर सी बात है किसान इस बात से उत्साहित हैं कि कम दर पर बिजली उपलब्ध होने और कृषि के लिए अलग से बिजली की व्यवस्था से खेतों को काफी मदद मिलेगी। लेकिन विरोधी दल नीतीश के इस चुनावी वादे पर सवाल उठाकर हमला बोल रहे हैं। जब 15 साल चीफ मिनिस्टर रहकर वो कोई अपनी घोषणाओं का अमली जामा नहीं पहना सके, तब चुनाव जब 2 महीने के बाद होने हैं, मुश्किल से 100 दिन बचे हैं, तब आप मुख्यमंत्री जी घोषणा करने कि हम हर खेत में पानी पहुंचाएंगे। आखिर आप आम जनता को समझते क्या है? बहरहाल चुनावी साल है, हर पार्टी जनता को अपने पाले में करने के लिए बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन नीतीश कुमार अपने वादे पर गंभीर रहें तो बिहार में दूसरी हरित क्रांति हो सकती है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18, पटना। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी कमर कस चुकी है। बीजेपी के नेता लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी बीच बीजेपी ने अपने सभी नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों में प्रवास करने का निर्देश दिया है। बिहार चुनाव को लेकर सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। बीजेपी नेता लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वहीं आलाकमान ने सभी नेताओं को क्षेत्र में प्रवास करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर तैयारी में जुटी रहती है। अब चूंकि कोरोना काल का समय है, कई पाबंदियां हैं, फिजिकल डिस्टेंस बना रहे, सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं हो, इस कारण से हमने अपने कार्य के तौर तरीकों में बदलाव किया है। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव में जाएंगे। प्रवास के दौरान बीजेपी के नेता बिहार सरकार की उपलब्धियां और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में रखेंगे। इस दौरान बीजेपी के नेता लोगों से फीडबैक भी लेंगे। बीजेपी के इस चुनावी अभियान को लेकर विपक्ष के नेता तंज कस रहे हैं। लगता है भारतीय जनता पार्टी संक्रमण फैलाने पर तुली हुई है। जब आप लॉकडाउन में हैं और बिहार में तेजी से संक्रमण बढ़ा है, अनलॉक सिचुएशन में भी, उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता वर्चुअल रैली वाली करना समझ में आ रही, लेकिन अब प्रवास में जाएंगे और मजमा लगाएंगे, तो मैं समझता हूं कि सरकार को इन गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ेगी। भले ही विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर तंज कस रही हों, लेकिन बीजेपी अपने चुनावी धुन में लगी हुई है। बीजेपी 17 तारीख के बाद से विधानसभा सम्मेलन भी शुरू करेगी। साथ ही बीजेपी के सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को भी कराने की तैयारी चल रही है। ये सभी कार्यक्रम वर्चुअल रैली के तौर पर होंगे। ब्रिजम पांडे, न्यूज 18,
पटना। लालू प्रसाद की गैर मौजूदगी में पार्टी की कमान भले ही आज तेजस्वी के हाथों में है, लेकिन चुनाव में टिकट बंटवारे से लेकर कई फैसलों पर लालू परिवार के भीतर मतभेद उभर कर सामने आया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप का विद्रोह इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी है। ऐसे में शायद पहला मौका है जब तेजस्वी पर हो रहे ताबड़तोड़ हमलों के बीच मीसा भारती अपने भाई के लिए संकट मोचक बनकर सामने आई है। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर बेनामी संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया। जेडीयू ने दस्तावेजों के जरिए नेता प्रतिपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन पूरे 24 घंटे तक आरजेडी की तरफ से इस पर कोई पलटवार नहीं हुआ। खुद तेजस्वी यादव भी मंत्री नीरज कुमार के आरोपों से बचते दिखे। तभी लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती अपने भाई के बचाव में सामने उतरी। मीसा भारती ने कबूला कि तरुण यादव ही तेजस्वी यादव हैं और तेजस्वी ने अपने निकनेम की चर्चा 2015 के विधानसभा चुनाव के हलफनामे में की है। यही नहीं, मीसा ने यह भी बताया कि तेजस्वी ने अपने हलफनामे में फुलवरिया की उस जमीन की भी चर्चा की है जिसे बिहार सरकार के मंत्री बेनामी संपत्ति बता रहे हैं। इसके बाद मीसा भारती ने बेहद कड़े तेवर में मंत्री नीरज कुमार के इस्तीफे की मांग भी कर दी। मीसा के इस तेवर से न सिर्फ तेजस्वी बल्कि आरजेडी का पूरा कुनबा भी उत्साहित है। आरजेडी के नेता कहते हैं कि जो लोग लालू परिवार की एकजुटता पर सवाल उठाया करते थे, उनके लिए मीसा भारती का यह पलटवार एक जोरदार तमाचा है। यही खूबसूरती है आदरणीय लालू प्रसाद जी के राजनीतिक परिवार की। विरोधी हमारे तो बहुत तरह के दुष्प्रचार करते हैं कि आपस में ही, घर में ही एकता नहीं है। किस तरह से एकजुट होकर के एनडीए के खिलाफ, इन सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, सामाजिक न्याय के विरोधी लोगों के खिलाफ एकजुट होकर के ये हैं। आरजेडी का उत्साहित होना कुछ हद तक लाजमी भी है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सीट बंटवारे को लेकर तेज प्रताप यादव ने बगावती तेवर अख्तियार किया था और तेजस्वी के खिलाफ मीसा और तेज प्रताप की गोलबंदी खुलकर सामने आई थी, मीसा भारती का इस तरह से तेजस्वी के बचाव में अभी खुलकर सामने आना वाकई आरजेडी और लालू परिवार को बेहद सुकून देने वाला है। जेडीयू इस पर तंज कसते हुए कहती है कि ये टीटीएम गैंग यानी तेज प्रताप, तेजस्वी, मीसा का कमाल है। आपस में सत्ता के लिए खूब लड़ते हैं और जब कोई बाहरी हमला होता है तो ये टीटीएम गैंग सक्रिय हो जाता है, लेकिन जैसे ही चुनाव बहुत नजदीक आएगा ये गैंग कई गुटों में बढ़ जाएगा। गैंग ऑफ टीटीएम, तेजस्वी, तेज प्रताप और मीसा जो हैं, ये अक्सर उसी वक्त दिखते हैं जब उनके परिवार पे कोई हमला करता है। कभी आपने किसी पॉजिटिव पॉलिटिक्स या किसी अच्छे विकास के मुद्दे पे इनको साथ नहीं देखेंगे, और जब टिकट की बारी आएगी तो ये अपने अपने कुनबे के लिए, टिकट के लिए मारामारी भी करेंगे। तो कुल मिला के देखेंगे कि ये जो परिवार है और या जो हम लोग कहते हैं, ये प्रूव होता है कि ये पार्टी एक सीमित परिवार तक है। लालू परिवार एंड फैमिली जो है वही राजद है और ये हर वक्त दिखता भी है। अब जेडीयू भले ही इसे टीटीएम गैंग बताकर लालू परिवार का मजाक उड़ाए, लेकिन आरजेडी और लालू परिवार के लिए मीसा भारती का तेजस्वी के बचाव में उतरना न सिर्फ उन्हें सुकून देने वाला है, बल्कि पार्टी की नजर में मीसा भारती लालू परिवार और खासकर तेजस्वी के लिए किसी संकट मोचक से कम साबित नहीं हुई है। अमित सिंह, न्यूज़ 18, पटना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि महागठबंधन में अगर सभी घटक दलों को अहमियत दी जाएगी तभी महागठबंधन चल सकेगा, लेकिन अगर अनदेखी की गई तो महागठबंधन को टूटने से भी कोई रोक नहीं सकता। हमारा तो आज नहीं, 6 महीना से चल रहा है जी कि आप अकेला कोई आदमी बोल दे, एक पार्टी या एक आदमी उस बात को नहीं मानने वाले। हम 5 हैं, पांचों बैठ करके विचार करके समाज पर जा करके आप लोगों से बात करेंगे, हमारा ये भी है, हमारी उसको मान्य कर, वो अगर नहीं करेंगे तो महागठबंधन के साथ रहने का कोई औचित्य। बेगूसराय से पटना वापसी के दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बछवाड़ा में सड़क जाम के शिकार हो गए। तकरीबन आधे घंटे जाम में फंसे रहने के बाद स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों ने किसी तरह मांझी के काफिले को जाम से बाहर निकाला। दरअसल बछवाड़ा थाना क्षेत्र के मुरली टोल निवासी विदेशी महतो के बेटे शिव नारायण महतो 2 दिन पहले बाइक की चपेट में आने से घायल हो गए थे और इलाज के दौरान मौत हो गई। आज आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर NH 28 को जाम कर दिया, जिसमें पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का काफिला भी फंस गया। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ पटना में मंदिरी से इनकम टैक्स चौराहे तक मशाल जुलूस निकाली, जिससे करीब 20 मिनट तक यातायात प्रभावित रहा और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ी।
जन अधिकार पार्टी ने छात्रों, सिपाही, अभ्यर्थियों और व्यापारियों की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही छात्रों का स्कूल फीस माफ करने की भी मांग हुई। हम कलाकार इस कोरोना महामारी में भूख से तड़प रहे हैं, मकान का रेंट देने में असमर्थ हो रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई देने में असमर्थ हो रहे हैं और कला सांस्कृतिक मंत्री हम कलाकारों के लिए कुछ भी राहत प्रदान कोशिश नहीं कर रहे हैं। लड़ेंगे, मसाल जल चुकी है। ये मसाल बिहार के 12.5 करोड़ लोगों की है जो वर्चुअल और डिजिटल की जिंदगी जीते हैं और रियल हीरो जो बिहारी है उसको मारते हैं। इसीलिए होल्डिंग टैक्स व्यापारियों का खत्म, बिजली बिल माफ करो 3 महीने का, साथ EMI खत्म करो, मिडिल क्लास के बच्चों का स्कूल फीस बंद करो, ट्यूशन फीस बंद करो, किराए माफ करो, साथ सिपाही भर्ती जो विद्यार्थी है, हमारे जो बच्चे हैं उसको न्याय मिलना चाहिए, STT को। और वहीं बिना अनुमति के मशाल जुलूस निकाले जाने के आरोप में पटना पुलिस जन अधिकार पार्टी पर केस दर्ज करेगी। ASP लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि जुलूस की ना तो जानकारी पुलिस को दी गई थी, न ही अनुमति मांगी गई थी, इसलिए पुलिस पप्पू यादव समेत सभी जुलूस में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे, जरूर करेंगे। क्या लग रहा है आप लोगों ने परमिशन दिया था? आप लोगों ने परमिशन नहीं लिया गया है, इसकी जानकारी भी नहीं दी गई थी, परमिशन भी नहीं लिया गया है। जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन सभी लोगों पे FIR रजिस्टर किया जाएगा। बिहार सरकार और जल संसाधन विभाग ने गोपालगंज को बड़ी सौगात दी है। यहां गंडक नदी के समानांतर बनाया गया पायलट चैनल शनिवार को खोल दिया गया। इस चैनल के शुरू होने से गंडक की धारा धीरे धीरे अपने मुख्य धारा में वापस लौट जाएगी, जिससे गोपालगंज सदर प्रखंड और माझागंज प्रखंड के 1 दर्जन गांव में कटाव रुक जाएगा और ये गांव गंडक में विलीन होने से बच जाएंगे। इस पायलट चैनल का निर्माण सदर प्रखंड के मकसूदपुर गांव और मंझरिया गांव के नजदीक किया गया है। करीब 4.5 किलोमीटर लंबे इस पायलट चैनल के निर्माण में करीब 16.5 करोड़ की लागत आई है। बीजेपी विधायक सुभाष सिंह ने पायलट चैनल शुरू होने से पहले विधिवत पूजा अर्चना की और फीता काटकर इस पायलट चैनल का उद्घाटन किया। अभी आप पहुंचे हैं गोपालगंज के मकसूदपुर मंझरिया पायलट चैनल के पास और यही वह जगह है जहां पर कि करीब 4.5 किलोमीटर लंबा एक पायलट चैनल का निर्माण किया गया है। बिहार के जल संसाधन विभाग ने गोपालगंज को बड़ी सौगात दी है और बताया जा रहा है कि करीब 4.25 किलोमीटर लंबी ये पायलट चैनल है। तो इस पायलट चैनल के थ्रू जो गंडक की जो धारा है वो मुख्य धारा में भेजने के लिए जो ये प्रयास किया जा रहा है और गोपालगंज सदर प्रखंड के अलावा माझागंज प्रखंड और कई प्रखंडों में जो लगातार कई गाँव में कटाव हो रहे हैं, इस कटाव से लोगों को मुक्ति मिलेगी। और इससे पहले गोपालगंज में जब पायलट चैनल का निर्माण नहीं हुआ था तो कई ऐसे गांव थे जो लगातार गंडक में विलीन होते चले जा रहे थे, लेकिन अब इस चैनल के बन जाने के बाद से उम्मीद है कि ये मुक्ति मिलेगी। अभी हम बात करेंगे गोपालगंज सदर विधायक सुभाष सिंह से बात करेंगे। यह योजना धारा परिवर्तन के लिए बनाया गया है। यहाँ मकसूदपुर से लेकर मंझरिया तक 4.5 किलोमीटर का चैनल का निर्माण किया गया है और आज शुभ मुहूर्त है। हम लोग सभी लोग जल संसाधन के अधिकारी भी पहुँचे हुए हैं और इसको खोला गया है। आप देख रहे हैं किस रूप में धारा में गंडक की धारा इसमें समा गई है और हमको पूर्ण विश्वास भी है कि निश्चित रूप से धारा परिवर्तन होगा और 2 प्रखंड के आधा दर्जन गांव इस कटाव से मुक्त होंगे और बाढ़ से वंचित रह जाएंगे। तो ये जो है विधायक का कहना है कि अभी जो पायलट चैनल का जो निर्माण शुरू हो गया है और पायलट चैनल के बाद जो गंडक की जो धारा है अब वो अपने जो है ये मुख्य धारा में वापस जाएगी। तो इस तरह से गोपालगंज के लिए बड़ी सौगात है और गोपालगंज के लोगों को कटाव से मुक्ति भी मिलेगी। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों के डीएम और संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बाढ़ को लेकर की गई तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिया और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपदा राहत केंद्र बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा सर्पदंश और एंटी रेबीज दवा की आपूर्ति बनाए रखने, पशुओं के लिए चारा का इंतजाम करने का भी निर्देश दिया। पटना को जलजमाव से बचाने पर सीएम का खास जोर रहा। मुख्यमंत्री ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तर्ज पर वाटर रिचार्ज का इंतजाम करने का भी निर्देश दिया। कोरोना वायरस के चलते जो असर है उसके लिए तो सतर्क रहना ही, वह खुद भी एक आपदा है। अब इसी बीच में ये जो बाढ़ की स्थिति आएगी तो आ सकती है, ये कोई नहीं जानता है। तो नहीं आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आएगा तो उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि सब लोगों को लगभग पूरी तैयारी है और हर तरह से आप लोग तत्पर हैं, इसलिए अच्छी बात है। एक तरफ तो हम लोग को कोरोना वायरस के चलते आइसोलेशन सेंटर भी बना करके रखना है, तो वो तो एक हुआ।
और दूसरा बाढ़ से प्रभावित होंगे, तो बाढ़ से प्रभावित लोगों को संरक्षित करने के लिए तो आपको बनाना ही पड़ेगा आपदा केंद्र। तो आपदा केंद्र के लिए आप लोगों ने तय कर लिया है, जगह वगैरह चिन्हित कर लिया है, लेकिन इसको देखते हुए कोरोना के चलते जो हम लोगों का नियम है कि एक दूरी बना के रखेंगे, कम से कम 2 गज की दूरी रहे। बेतिया के नरकटियागंज में एक आशिक को लोगों ने जमकर पीट दिया। दरअसल ये शादीशुदा आशिक अपने एसयूवी गाड़ी से प्रेमिका से मिलने घर पहुंचा था, तभी महिला के घर वालों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे थाने लेकर आई। कहानी स्पष्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं। जियो प्लेटफॉर्म में 0.93% हिस्सेदारी के लिए टीपीजी ने 4,546.80 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। टीपीजी के निवेश पोर्टफोलियो में एयरबीएनबी, उबेर और स्पॉटिफाई जैसी कंपनियां हैं। इस डील के साथ ही अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की जियो प्लेटफॉर्म्स में 7 सप्ताह में 9वें इन्वेस्टमेंट का ऐलान हो गया है। टीपीजी द्वारा इस ऐलान के बाद अब तक जियो प्लेटफॉर्म्स ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी जुटा ली है। साथ ही जियो प्लेटफॉर्म्स अब दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी बन गई है जिसने लगातार इतना बड़ा निवेश हासिल किया है। जियो प्लेटफॉर्म्स में अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की कुल स्टेक 21.99% है और कंपनी ने इस निवेश के जरिए अब तक 1,02,432.15 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। वैश्विक लॉकडाउन के बीच जियो ने यह सभी डील्स हासिल किया है, जो कि दर्शाता है कि भारत के डिजिटल क्षेत्र में कितनी बड़ी संभावना है। इसमें जियो की टेक क्षमता, बिजनेस मॉडल और लंबी अवधि में ग्रोथ की क्षमता भी प्रदर्शित होती है। सीएम पटना को जलजमाव से बचाने के खास निर्देश दे रहे हैं, लेकिन पटना के अधिकारी लापरवाह नजर आ रहे हैं। 3-4 दिनों में मानसून दस्तक दे सकता है, लेकिन जलजमाव से बचाव की मुकम्मल तैयारी नहीं है। नाला उड़ाई का काम हुआ भी है तो आधा अधूरा। बिहार में मानसून आगमन का समय है वो 15 से 20 जून तक रहती है और इस पर भी पूरी संभावना है। जैसा कि अभी पूर्वानुमान है, अगले 4 से 5 दिनों में बिहार में बारिश हो सकती है। बिहार में मानसून आने में महज चंद घंटों की देरी है। जल जमाव के खतरे को भांपते हुए पटना प्रशासन नींद से जागा तो जरूर, लेकिन आधा अधूरा। जब आसमान में बादल घुमड़ने लगे तो नाला उड़ाही का काम शुरू किया, लेकिन वो काम भी महज खाना पूर्ति था। यकीन न हो तो जरा राजधानी के ट्रांसपोर्ट नगर का ये हाल देखिए। हम अभी मौजूद हैं पटना के बाईपास पर। ये बाईपास के ठीक बगल में ये नाला है और आपको बता दें कि इस नाले की उड़ाही हो चुकी है और उड़ाही के बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसे ठीक उसके बगल में रख दिया गया है। बड़ा पहाड़ नुमा ये वेस्ट मटेरियल है। आप देखिए, जहाँ तक निगाहें जा रही हैं आपकी, वहाँ तक ये एक अलग पहाड़ नुमा वेस्ट मटेरियल का ये बना हुआ है, जो काफ़ी ऊंचाई पर है। नाले की उड़ाही की जा चुकी है। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ ही दिनों के बाद यहाँ मॉनसून शुरू होने वाला है और मॉनसून जैसे ही दस्तक देगा उसके बाद से यहाँ बारिश शुरू हो जाएगी और बारिश शुरू होगी तो ये जो वेस्ट मटेरियल है फिर से नाले में चला जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर के बाद हम आपको पटना के पौष इलाके का हाल दिखाते हैं। ये देखिए पटना के सीने पर कूड़े का ढेर। कोरोना से बचाव के लिए जहां साफ सफाई सबसे बड़ी शर्त है, वहां न्यू मार्केट में कूड़े का पहाड़ बताता है कि पटना नगर निगम के इरादे इस पहाड़ के सामने राई से भी छोटे हैं। शहर की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अभी हम खड़े हैं पटना स्टेशन और हनुमान मंदिर के ठीक बगल में। देखने से ये चौंकाने वाली तस्वीर होगी। ये आपको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो कूड़ा का ढेर है ये डंपिंग यार्ड बना दिया गया है और ठीक उसके ऊपर से फ्लाईओवर देख रहे हैं। ठीक बाएं साइड में हनुमान मंदिर है, जामा मस्जिद है और उसके बगल में यहाँ पे ये कूड़ों का ढेर है।
जिसके कारण जो है पूरे यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग है, यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, सारे के सारे लोग त्रस्त हैं। लगातार जिला प्रशासन से, नगर निगम से गुहार लगाई गई है। यहाँ तो इतना बदबू है और इतना गंदगी है, कोई आना नहीं चाहता है यहाँ पर, और हमारा बिजनेस दिन पर दिन एकदम नीचे की ओर चला जा रहा है। इसको लेकर के आप लोग कभी नगर निगम, जिला प्रशासन से गुहार लगाए? हम लोगों ने डीएम को, कमिश्नर पटना नगर निगम को, चीफ मिनिस्टर से डिप्टी सीएम और चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी सभी को दिया है, मगर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पिछली बार पटना कैसे कुव्यवस्था के पानी में उतरा रहा था, ये सबने देखा था। बावजूद इसके पटना नगर निगम की ये लापरवाही हैरान करती है। न्यूज 18 के लिए पटना से ब्रिजम पांडे, रवि एस नारायण और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।